हेलो व्यूअर्स, पिछली बार हम लोगों ने एनपीसी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उसके क्या क्या यूजेज होते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम लोग जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उससे डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मेलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का डेविएशन कैसे हो सकता है, विचलन कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी बड़ी जनसंख्या में किसी भी गुण या विशेषता का वितरण किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हम लोगों ने देखा था कि इस प्रकार हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व था और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कुछ अपनी विशेषताएं बताई गई थी। उन विशेषताओं में मीन यहाँ पर आता है और ये मीन, मीडियन और मोड के क्या होता है, तीनों आपस में बराबर होते हैं और एक ही बिंदु पर पड़ते हैं। अब ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, कभी कभी हमारा इस कर्व के अलावा कुछ इसकी शेप में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेविएशन फ्रॉम नॉर्मेलिटी। जो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उससे हमारा कर्व क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग स्क्यूनेस कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं, और दूसरे को हम लोग कुर्टोसिस कहते हैं। ये दो तरह की डेविएशंस हैं, एक स्क्यूनेस कहलाता है, दूसरा कुर्टोसिस कहलाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल स्क्यूनेस का अध्ययन करेंगे और कुर्टोसिस का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब सबसे पहले बात उठती है कि स्क्यूनेस होता क्या है। हम लोगों ने एनपीसी में देखा था कि ये जो बेल शेप्ड कर्व है, इस बेल शेप्ड कर्व में सिमेट्री पाई जाती है, यानी दोनों साइड ये अपने बीचों बीच के दोनों तरफ सिमेट्रिकल होता है और इसमें एक ही मोड पाया जाता है, यानी इसका टॉप या पीक जो होता है उसका केवल एक ही होता है। जब कोई हमारा कर्व इस प्रकार का मिले जिसमें कि हमारे कर्व के अंदर सिमेट्री ना पाई जाए, यानी दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के वो मिरर इमेज ना हो, तब हम कहते हैं कि उसमें स्क्यूनेस आ गई। स्क्यूनेस का मतलब है कि किसी भी एनपीसी का जो कर्व हम पा रहे हैं वो उसके दोनों पार्ट सिमेट्रिकल ना होकर के एसिमेट्रीज हो जाती हैं। ये किस प्रकार से होती हैं और क्यों होती हैं, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सिमेट्रिकल स्थिति में क्या है कि दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन मान लीजिए कोई एक टेस्ट है जिसमें हम लोग बहुत सरल प्रश्नों को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जब हम सरल प्रश्नों को रख देते हैं तो क्या होता है कि अधिकांश बच्चे जो हमारे होते हैं वो ज़्यादा नंबर पा जाते हैं। ज़्यादा नंबर पाने के कारण अब जैसे हम लोगों ने देखा था इसमें कि अधिकांश लोग एवरेज होते हैं और जो लोग ज़्यादा अंक पाने वाले होते हैं उनकी संख्या कम, और जो लोग कम अंक पाने वाले होते हैं उसकी संख्या क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन पेपर सरल या क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन हो जाता है, अगर मान लीजिए हम सरल बना लेते हैं तो अधिकांश छात्र ज़्यादा नंबर पाने वाले साइड में आ जाएंगे, और क्वेश्चन पेपर अगर सरल बन जाता है तो अधिकांश कठिन बन जाता है तो अधिकांश छात्र कम नंबर वाले साइड में अधिकांश छात्र पढ़ते हैं। तो उस समय हमारा जो ये बेल शेप्ड कर्व होता है ये डेविएट हो जाता है और हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। या तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है या हमको वो, ये मान लीजिए मीन हमारा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। ये स्ट्रक्चर कब प्राप्त होता है, जब हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर कब प्राप्त होता है, जब हमारा मान लीजिए ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पीक मोड हो जाता है, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, मीन है, और इसके बीच में कहीं हमारा क्या पड़ता है, मीडियन पड़ता है।
तो इस तरह का जब हमको स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, ये स्ट्रक्चर हमको कब प्राप्त होता है? जब मैंने कहा कि टेस्ट पेपर बहुत सरल हो जाएगा, जब सरल टेस्ट पेपर बहुत कठिन हो जाएगा। जब टेस्ट पेपर बहुत कठिन हो जाएगा तो अधिकांश छात्र क्या है, मीन से कम नंबर की ओर पाएंगे, और जो हमारा एनपीसी का कर्व यहाँ आना चाहिए था वो सरक करके इस साइड आ जाता है, और अधिकांश छात्र हमारे मीन से क्या होते हैं, कम स्कोर प्राप्त करते हैं, और मोड जो होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मोड ये है, मोड का मान जो होता है, क्योंकि ये इस तरफ से मान हमारा पॉजिटिव है, इस तरफ से मान हमारा निगेटिव है, तो मोड की वैल्यू क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, और उससे अधिक क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है, और मीन की वैल्यू क्या हो जाती है, सबसे अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब हमारा क्या कहते हैं कि मोड का वैल्यू सबसे कम हो, मीडियन उससे ज़्यादा हो, मीन उससे ज़्यादा हो, और हमारा जो ये स्क्यूनेस है, ये जो सकरापन है, स्क्यूनेस का मतलब सकरेपन से है, सकरापन जब धनात्मक दिशा की ओर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। इस तरह की स्क्यूनेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, और जब इसके उल्टा होता है, जब हमारा क्वेश्चन पेपर बहुत सरल होता है और अधिकांश लोग मध्यमान, मान लीजिए मीन हमारा यहाँ है और इसके बाद ये है, मीडियन हमारा यहाँ पढ़ रहा है और मोड हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पढ़ रहा है। अधिकांश छात्र हमारे क्या है, धनात्मक साइड में चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा कर्व है उसका सकरापन किस तरफ होता है, ऋणात्मक दिशा की होता है। स्क्यूनेस का मतलब है किस तरफ हमारा कर्व जो है स्क्यूड हो रहा है, यानी सकरा होता चला जा रहा है, उसके नाम पर इसको रखा जाता है। जब वो धनात्मक साइड में सकरा होता है तब उसको हम पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं, जब वो ऋणात्मक साइड में सकरा होता है तो उसे हम लोग निगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होगी और निगेटिव स्क्यूनेस कब होगी? पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होगी? जब हमारा कर्व पॉजिटिव दिशा की ओर क्या हो जाएगा, स्क्यूड हो जाएगा। निगेटिव कब होगा? जब हमारा कर्व निगेटिव दिशा की ओर क्या हो जाएगा, स्क्यूड हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा मोड सबसे कम होगा, मीडियन क्या होगा, इसमें मीन क्या है, इज ग्रेटर देन मीडियन, और मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, यानी मोड हमारा सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन है और उससे बड़ा मीन है। अगर ये कंडीशन हमारी रहती है तो कैसा है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। और जब हमारा मीन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, लेसर देन मीडियन और लेसर देन मोड, यानी मोड हमारा सबसे बड़ा है, मीडियन उससे छोटा है, और मीन जब सबसे छोटा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। तो दो तरह, एक तो स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस क्या है कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जब हमारी सिमेट्री नहीं रह जाती, यानी हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बीचों बीच जो उसका मोड होता है उस मीन मीडियन मोड पॉइंट से दोनों साइड में एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं रह जाता, तब हम कहते हैं वो क्या हो गया है, स्क्यूड हो गया है, स्क्यूनेस आ गया है, यानी उसमें डेविएशन फ्रॉम नॉर्मेलिटी, जो उसकी एक नॉर्मलसी है उससे वो क्या हो रहा है, डेविएट हो जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दो तरह के डेविएशंस की बात की हम लोग ने, एक स्क्यूनेस और दूसरा कोर्टोसिस। स्क्यूनेस किससे रिलेटेड है? स्क्यूनेस रिलेटेड है सिमेट्री, यूनिमोडल सिमेट्री, जो एनपीसी की एक विशेषता है। अगर किसी एनपीसी कर्व में यूनिमोडल सिमेट्री खत्म होने लगती है और हमारा कर्व मीन मीडियन मोड हमारा एक ही बिंदु पर नहीं पड़ता है, तो हम कहते हैं कि उसमें स्क्यूनेस आ गई है। और वो स्क्यूनेस दो तरह की हो सकती है, एक पॉजिटिव स्क्यूनेस हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है, निगेटिव स्क्यूनेस हो सकती है। अब जनरली प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कोई एक कर्व, हम किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं, उसका एक कर्व हमें मिल रहा है। अब उस कर्व में हम ऐसे कैसे पता लगा लेंगे स्क्यूनेस है कि नहीं है? तो उसके पता लगाने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम ये समझें कि अगर हमारा मीन, मीडियन और मोड तीनों में अंतर आ रहा है, यानी उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन, मीडियन और मोड आपस में बराबर नहीं है, मीन इज नॉट इक्वल टू मीडियन के, इज नॉट इक्वल टू मोड के, ये तीनों आपस में अगर बराबर नहीं है तो ये संभव है कि उसमें स्क्यूनेस होगी। ठीक है। दूसरा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर हमारा वो बेल शेप्ड नहीं है,
क्योंकि हम जानते हैं एनपीसी का जो हमारा एनपीसी होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बेल शेप्ड होता है। और अगर एनपीसी हमारा बेल शेप्ड नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर डेविएशन भी है, और वो डेविएशन में स्क्यूनेस और कुर्टोसिस उसके अंतर्गत है। हम एक और कंडीशन से पता कर सकते हैं कि जब हमारा जो क्वार्टाइल्स है, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? क्वार्टाइल्स वो 3 बिंदु हैं जो किसी भी डेटा को 4 बराबर भागों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। इसको हम लोग पोजिशनल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो क्वार्टाइल्स जो होता है, तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी देखा था कि 3 तरह के क्वार्टाइल्स हैं, Q1 है, दूसरा Q2 है और तीसरा Q3 है। Q2 को हम लोग मीडियन भी कहते हैं। तो अगर हमारा मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन, यानी 20 से Q1 और Q3 की दूरी अगर आपस में बराबर नहीं है, यानी मीडियन से Q3 और Q1 का डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं है, तब भी हम क्या कहेंगे, इज़ नॉट इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तब भी हम क्या कहेंगे कि हमारे उसमें कर्म में स्क्यूनेस है। हम और एक ढंग से पता कर सकते हैं कि अगर मध्यमान से P10 यानी परसेंटाइल 10 और परसेंटाइल 90 Q2 से दोनों आपस में बराबर अगर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू, ये दोनों आपस में अगर बराबर नहीं है, ठीक है, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि उस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो है स्क्यूनेस है, वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नहीं है, वो डेविएट है। इसी तरह से हम डेसाइल के आधार पर भी कह सकते हैं। डेसाइल में D1 और D9 ये 2 डेसाइल हैं, और दोनों डेसाइल D1 इधर पड़ेगा और D9 इधर पड़ेगा। और अगर मध्यमान से दोनों की दूरी, मीडियन से दोनों की दूरी आपस में अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, स्क्यूनेस है। जितनी इनमें डेविएशन होगा, मीन मीडियन मोड में जितना डिफरेंसेस होगा उतनी ज़्यादा स्क्यूनेस होगी, जितना उसका बेल शेप्ड खराब होगा उतनी ज़्यादा स्क्यूनेस होगी। मीडियन Q3 और आपस में जितनी ज़्यादा इनमें रेंज आपस में बराबर नहीं होंगे और जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतनी ज़्यादा स्क्यूनेस होगी। इसी तरह से इनमें जितनी जितनी, चाहे वो डेसाइल हो चाहे परसेंटाइल हो, D1 और D9 आपस में जितनी मीडियन से जितनी ज़्यादा दूरी पर डिफरेंसेस पैदा करेंगे, हम कह सकते हैं उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा स्क्यूनेस होगी। तो स्क्यूनेस को हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं एक उसमें की हो, लेकिन स्क्यूनेस को सही सही पता लगाने के लिए बहुत सारे फार्मूलेस का निर्माण किया गया है। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के फार्मूले दिए हुए हैं। उन फार्मूला के आधार पर भी किसी भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का हम लोग स्क्यूनेस चेक कर सकते हैं। तो एक एब्सोल्यूट स्क्यूनेस है। सबसे पहले एब्सोल्यूट स्क्यूनेस कैसे हम चेक करेंगे? एब्सोल्यूट स्क्यूनेस को चेक करने के लिए हम अगर मीन में से मोड को क्या करें, घटा दें, मीन माइनस मोड। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड के। अगर मीन में से मोड को हम घटा देते हैं तो जो हमारा आता है वो स्क्यूनेस है, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ज़्यादा उसमें स्क्यूनेस है। तो इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट स्क्यूनेस। ये किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ज्ञात करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हमको कई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का आपस में तुलना करनी है, तो क्योंकि मोड को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और इसमें कोई भी मीन और मोड दोनों चीज़ें जो हैं स्टैंडर्डाइज नहीं है, यह हर डेटा का अपना अलग अलग होता है। और इसलिए हम एब्सोल्यूट स्क्यूनेस तो ज्ञात कर सकते हैं, परंतु जब हमको कई सारे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की आपस में तुलना करनी हो तब उसके लिए हमें रिलेटिव स्क्यूनेस की ज़रूरत पड़ती है। तब हमें वहाँ पर स्क्यूनेस कॉफिशिएंट की ज़रूरत पड़ती है। हम इससे ना ज्ञात करके किस चीज़ की, स्क्यूनेस कॉफिशिएंट, स्क्यूनेस कॉफिशिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग यस्के के नाम से जानते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यस्के को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तब जाकर के उनकी आपस में हम लोग तुलना कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, स्क्यूनेस कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट स्क्यूनेस को ज्ञात करने के बहुत सारे अलग अलग फार्मूलेज हैं। एक फार्मूला जिन्होंने दिया तो उनका नाम केली था, केलीज फार्मूला जो कह सकते हैं। तो केली का फार्मूला किस चीज़ पर आधारित है? इन्होंने डेसाइल और परसेंटाइल पर अपना फार्मूला दिया हुआ था। इनका फार्मूला जो था केली के द्वारा, इस कॉफिशिएंट स्क्यूनेस इज इक्वल टू P90 प्लस P10
अपान 2 माइनस P50। अगर किसी भी डेटा का हम P90 ज्ञात कर लें, P10 ज्ञात कर लें, उस दोनों को जोड़ के 10 से डिवाइड कर लें, और अगर माइनस P50 ज्ञात करके घटा दें, अगर ये 0 आता है तो उसका मतलब है उसमें स्क्यूनेस नहीं है। फिर इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर स्क्यूनेस है। पॉजिटिव साइन के साथ आएगी तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, निगेटिव साइन के साथ आएगी तो उसके अंदर निगेटिव स्क्यूनेस है। उन्होंने डेसाइल के लिए एक फार्मूला दिया हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं D9 प्लस D1 अपान 2 माइनस D5। बिल्कुल सेम फार्मूला है, जहाँ परसेंटाइल है वहाँ डेसाइल है। डेसाइल मतलब वो 9 बिंदु जो किसी भी डेटा को 10 बराबर भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उन्हें हम लोग डेसाइल कहते हैं। तो D9 ज्ञात करेंगे, D1 और D5। D9 और D1 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और उसको D5 में घटा देते हैं। अगर 0 आता है तो इसका मतलब स्क्यूनेस नहीं है, और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आती है उस स्क्यूनेस उतनी ज़्यादा है। पॉजिटिव साइन के साथ है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, और निगेटिव साइंस के साथ है तो निगेटिव स्क्यूनेस है। फिर इसके बाद पियर्सन ने भी कोफिशिएंट दिया हुआ था। पियर्सन का भी फार्मूला है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्यूनेस को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उन्होंने जो एक फार्मूला दिया हुआ था वो बहुत सिंपल था, मीन माइनस मोड अपान स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसके पियर्सन कोफिशिएंट 1 के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्हें एक फार्मूला और दिया था। क्योंकि मोड जो होता है, किसी भी डेटा का मोड क्या होता है, कई विधियों द्वारा निकाला जा सकता है, और वो आपस में क्या होता है, बदल जाता है। हर विधि के द्वारा थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। इसलिए इस फार्मूले को उन्होंने बाद में चेंज करके 3 मीन्स माइनस मोड की जगह उन्होंने मीडियन का इस्तेमाल किया, मीडियंस अपान सिग्मा के, स्टैंडर्ड डेविएशन के। इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको उन्होंने पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 2 फार्मूले के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो 2 फार्मूला ये पियर्सन के द्वारा दिया गया था। क्वार्टाइल्स के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। उसको हम लोग गाल्टन फार्मूला भी कहते हैं, गाल्टन फार्मूला या एल्स फार्मूला, गाल्टन या एल्स फार्मूले के नाम से भी जानते हैं। ये किस पर डिपेंड होता है, ये क्वार्टाइल्स पर डिपेंड होता है। इसमें Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, चाहे Q2 कह लें या इस Q2 को हम लोग क्या कह सकते हैं, मीडियन भी कह सकते हैं, अपान Q3 माइनस Q1। यानी क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 1 को आपस में जोड़ करके 2Q2 यानी क्वार्टाइल 2, या क्वार्टाइल 2 को हम लोग क्या कह सकते हैं, मीडियन भी कह सकते हैं। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो 2MD भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2Q2 अपान Q3 माइनस Q1 एक फार्मूला ये भी है। इसके आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें भी अगर है कि इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो इसका मतलब कोई स्क्यूनेस नहीं है, और वैल्यू जितनी ज़्यादा आती जाएगी यानी वो कर्व जो है अपनी नॉर्मलसी से उतना ज़्यादा डेविएट होता जा रहा है। पॉजिटिव साइन के साथ है तो पॉजिटिवली डेविएट है, और निगेटिव साइन के साथ है तो वो निगेटिव डेविएट है। स्क्यूनेस किसी भी डेटा में, स्क्यूनेस तो एसिमेट्री को शो करती है, लेकिन किस कारण से स्क्यूनेस आ जाती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण हमको किसी भी डेटा में स्क्यूनेस दिखाई देती है। तो सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चनायर। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है या क्वेश्चनायर है उसकी डिफिकल्टी लेवल पर बहुत डिपेंड करता है। अगर उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है तो भी स्क्यूनेस आ जाएगी, या डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है तब भी क्या हो, स्क्यूनेस आने की संभावना होती है। तो डिफिकल्टी लेवल यानी क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, मीडियम होने चाहिए। तो बहुत अधिक प्रश्न पत्र कठिन नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक सरल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा उससे रिलेटेड है सैम्पलिंग से, सैंपल या सैम्पलिंग से। अगर हमारा सैंपल साइज बहुत छोटा है तो उस सैंपल साइज के छोटे होने पर भी स्क्यूनेस आने की संभावना आ जाती है। अगर पॉपुलेशन से हम लोगों ने सैंपल का जो सिलेक्शन किया हुआ है यूनिट का वो रैंडम नहीं किया हुआ है तब भी हमारे कर्व जो हमारा जो डेटा है उसमें स्क्यूनेस आने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। या जो है
हम जो सैंपल हमारा ले रहा, उस सैंपल में जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स या जिस भी एट्रीब्यूट का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके श्रेष्ठ सुपीरियर लोग उसमें ज़्यादा आ जाएं तब भी स्क्यूनेस आ जाती है, या इन्फीरियर लोग या उसको लो वैल्यू को ग्रहण करने वाले लोग ज़्यादा आ जाएं तो भी उसमें क्या होती है, स्क्यूनेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन आया या कोई टेस्ट पेपर बच्चे एक बार लगा चुके होते हैं, जब उनको दोबारा दिया जाता है तो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है उस पर, तो प्रैक्टिस के कारण भी उसमें स्क्यूनेस आने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। या कभी कभी किसी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एग्जामिनर ढीले होते हैं तो कोई नकल वकल जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है उस सिचुएशन में भी हमारे डेटा में स्क्यूनेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप फॉलो करेगा। तो जब भी हम रिसर्च करने जा रहे हो, किसी शोध कार्य को करते हैं, तो हमारा जरूर से हमको देख लेना चाहिए कि जो भी हमारा डेटा कलेक्ट हुआ है वो डेटा एनपीसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, उसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को लिए हुए है या उसके अंदर कोई स्क्यूनेस या कुर्टोसिस तो नहीं है। तो अगर हम ये बहुत सारे तरीके मैंने बताया इनके द्वारा दे सकते हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, SPSS पैकेज का प्रयोग करते हैं। तो जब SPSS का पैकेज का हम प्रयोग करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में वहाँ पर हमको स्क्यूनेस दी रहती है कि किसी भी डेटा की स्क्यूनेस कितनी है। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि किस डेटा तक उसको हम एनपीसी, किस वैल्यू तक उसको हम एनपीसी के अंतर्गत रखेंगे कि वो एनपीसी फॉलो कर रहा है, और किसके बाद हम समझेंगे कि वो एनपीसी फॉलो नहीं कर रहा। इसके लिए हमको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि स्क्यूनेस क्या दिया हुआ है, उसी के नीचे हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस दिया होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस। ये दो चीजें दी हुई, स्क्यूनेस दिया होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस दिया होगा। तो हम उसकी जेड वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। जेड वैल्यू में क्या करते हैं, स्क्यूनेस को हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस से क्या करते हैं, घटा देते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस से हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। सॉरी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू अगर -1.96 से लेकर के +1.96 के बीच में पड़ती है, तब हम कहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो एनपीसी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और अगर इस वैल्यू से हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, डेविएट कर जाती है, इससे या तो ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए, तब वो क्या होता है कि उस डेटा में स्क्यूनेस है और हमें तब उस पर पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग नहीं करते। ऐसे डेटा के लिए हम लोग फिर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। ये सारे स्क्यूनेस हम क्यों चेक करते हैं कि जब हम अपने डेटा पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने जा रहे हो तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो एनपीसी फॉलो कर रहा है, एनपीसी नहीं फॉलो कर रहा, क्योंकि आगे की जितनी भी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है वो उस पर क्या होती है, आधारित होती है। और अगर हमें नहीं पता कि हमारा डेटा स्क्यूनेस वाला है या कुर्टोसिस उसमें है, तब हमारा जो डिसीजन है या जो हमारे इन्फ्रेंसेस या हम जो अनुमान लगाएंगे या जो रिजल्ट हमारा आएगा उसमें एरर होने की संभावनाएं हो जाती हैं। आज का मैं वीडियो अपना यही समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डेविएशन फ्रॉम नॉर्मेलिटी में एक हमारा जो दूसरा डेविएशन है वो क्या है, कुर्टोसिस है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कुर्टोसिस के बारे में। आज हम लोगों ने स्क्यूनेस के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच।